जब भी हम 1857 के संग्राम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली, मेरठ यही सब नाम आते हैं ना। लेकिन इतिहास की किताब में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो अक्सर पढ़ा ही नहीं जाता। ये कहानी है झारखंड के उन आदिवासी और गैर आदिवासी योद्धाओं की जिनके साहस और बलिदान को जैसे भुला ही दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि 1857 की जिस लड़ाई के बारे में हम जानते हैं, क्या वो पूरी कहानी है? आज हम इतिहास के इसी अनदेखे पन्ने को खोलेंगे, उन गुमनाम हीरोज को याद करेंगे जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि इस विद्रोह की जमीन तैयार कैसे हुई। फिर देखेंगे कि रोहिणी से एक छोटी सी चिंगारी कैसे उठी और छोटा नागपुर से लेकर पलामू तक आग बनकर फैल गई। इसके बाद हम दमन और शहादत की उस दर्दनाक दौर को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस महान संघर्ष ने हमें विरासत में क्या दिया। अब देखिए, कोई भी विद्रोह वो अचानक एक दिन में नहीं होता। उसके पीछे सालों का, दशकों का दबा हुआ गुस्सा होता है। 1857 से बहुत पहले से ही झारखंड की धरती पर असंतोष का लावा सुलग रहा था। तो आखिर ये लोग लड़े क्यों? वजह कई थीं। इनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, ये उन साहूकारों और बाहरी लोगों से भी लड़ रहे थे जिन्हें ये दिक्कू कहते थे, जो इनकी जमीनें हड़प रहे थे। अंग्रेजों ने आकर इनके पारंपरिक कानूनों को खत्म कर दिया, जमीन और जंगलों पर भारी टैक्स लगा दिए। मतलब इनकी आज़ादी और सम्मान दोनों ही छीने जा रहे थे। ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब सालों से दबा हुआ ये गुस्सा एक चिंगारी बनकर भड़क उठा। 1857 में झारखंड की जमीन पर बगावत की पहली आग जली देवघर के रोहिणी गांव में। तारीख थी 12 जून 1857। रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट के 2 सिपाही थे, सलामत अली और अमानत अली। उन्होंने बगावत का बिगुर बजाया और अपने अफसर नॉर्मन लेस्ली को मार गिराया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐलान था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और देखते ही देखते 30 जुलाई तक विद्रोह की लपटें हजारीबाग तक पहुंच चुकी थीं। हजारीबाग के बाद अब इस बगावत का जो केंद्र था वो बनने वाला था छोटा नागपुर का दिल, यानी रांची। और यहीं आकर इस बिखरी हुई बगावत ने एक मुनज़्ज़म आंदोलन की शक्ल ली। और इस आंदोलन को एक चेहरा मिला, एक लीडर मिला। बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। सोचिए, एक राजा जो चाहता तो आराम से अंग्रेजों की हुकूमत कबूल कर सकता था, लेकिन उसने अपने लोगों और अपनी मिट्टी के लिए बगावत का रास्ता चुना। वो इस पूरे आंदोलन की धुरी बन गए। और ये कोई गुस्साई भीड़ का हंगामा नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। शाहदेव ने मुक्ति वाहिनी बनाई, जिसका मतलब था जनता की सेना। और इस सेना का कमांडर इन चीफ बनाया अपने सबसे काबिल साथी पांडे गणपत राय को। ये एक संगठित युद्ध की तैयारी थी। और जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये नाम, ये उस दौर की एकता की एक शानदार मिसाल है। एक तरफ नागवंशी राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हैं, तो उनके सेनापति हैं पंडित गणपत राय। साथ में है जुलाहा समुदाय से आने वाले शेख भिखारी और एक स्थानीय जमींदार टिकैत उमराव सिंह। आदिवासी, हिंदू, मुसलमान सब एक झंडे के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। जिस वक्त छोटा नागपुर में मुक्ति वाहिनी अंग्रेजों को टक्कर दे रही थी, ठीक उसी वक्त पलामू में बगावत की एक और लहर उठ रही थी। मतलब ये लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। और पलामू में इस आग को हवा दी 2 भाइयों ने, नीलांबर और पीतांबर। ये खरवाड़ जनजाति के भोक्ता समुदाय से आते थे। इन्होंने वहां के किसानों और अंग्रेजों से नाराज चेरो जमींदारों को एक साथ लाकर एक जबरदस्त मोर्चा खड़ा कर दिया। उनकी रणनीति बड़ी साफ थी, एकदम क्लियर कट। पहला कदम, इलाके के हर उस इंसान को साथ लाओ जो अंग्रेजों से परेशान है, चाहे वो किसान हो या जमींदार। दूसरा, ऐलान कर दो कि पलामू अब आज़ाद है। तीसरा, अंग्रेजों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दो। और चौथा और सबसे जरूरी, बिहार में लड़ रहे वीर कुंवर सिंह की फौजों से हाथ मिला लो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब भी कोई बगावत अपनी पूरी ताकत पर पहुंचती है तो हुकूमत भी उसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और यहीं से शुरू हुआ दमन और शहादत का वो दर्दनाक दौर जो इतिहास में दर्ज हो गया।
इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ था वो आया 2 अक्टूबर 1857 को, चतरा की लड़ाई में। एक तरफ थे जयमंगल पांडे और नादिर अली खान की अगुवाई में लड़ रहे विद्रोही, और दूसरी तरफ थी मेजर इंग्लिश और कमिश्नर सिम्पसन की विशाल और कहीं बेहतर हथियारों वाली अंग्रेजी फौज। और सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ 1 घंटे चली, सिर्फ 1 घंटा। विद्रोहियों को हारना पड़ा। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली खान पकड़ लिए गए, और फिर 4 अक्टूबर को बाकी लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें चतरा के फांसी तालाब के पास एक आम के पेड़ पर सरेआम लटका दिया गया। चतरा तो बस शुरुआत थी, इसके बाद तो जैसे शहादत का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। अगले 1.5 साल के अंदर इस विद्रोह के एक एक नायक को चुन चुनकर खत्म कर दिया गया। शेख भिकारी और टिकैत उमराव सिंह को रांची में, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को भी रांची में, और आखिर में पलामू के वीर भाइयों नीलांबर और पीतांबर को। इन सब ने आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई, अपनी जान देकर। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या ये सारी कुर्बानियां बेकार गईं? क्या ये विद्रोह पूरी तरह से नाकाम रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन शहीदों के खून ने उस सपने को सींचा था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल बनने वाला था। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना था, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन पर अपने हक का सपना। और इसी संघर्ष से जन्म हुआ एक अलग आदिवासी राज्य के सपने का। वही सपना जिसे बाद में बिरसा मुंडा जैसे महानायकों ने आगे बढ़ाया। और फिर सालों के संघर्ष के बाद, लगभग 140 साल बाद, वो सपना सच हुआ। 15 नवंबर साल 2000। ये वो तारीख है जब भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, झारखंड। ये उन सभी गुमनाम शहीदों के बलिदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो चलिए कहानी को हम उसी सवाल पर खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन नायकों ने अपनी जान देकर इतिहास बनाया, तो फिर हमारी इतिहास की किताबों ने इन्हें गुमनाम क्यों बना दिया? शायद इस सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।